आज का हमारा टॉपिक है 23rd लॉ कमीशन। देखो, देश में 22 लॉ कमीशन ऑलरेडी बन चुके थे और 22 लॉ कमीशन की तो कभी ऐसी चर्चा नहीं देखी गई जितनी इस 23rd लॉ कमीशन की देखी गई है। अब चर्चा क्यों हो रही है उसको जानने से पहले आपको थोड़ा पास्ट में चलना पड़ेगा। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेते होंगे तो आप देखते होंगे कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई तो बीजेपी का उस समय मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख एजेंडे थे। पहला था आर्टिकल 370 को हटाना, जो उन्होंने हटा दिया। सेकंड था राम मंदिर का निर्माण करना, राम मंदिर का निर्माण भी कर दिया और प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई है, वो भी हो गया। तीसरा प्रमुख एजेंडा था यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, जो भारतीय संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 44 में दिया गया है। उसको लागू करने के लिए बीजेपी सरकार कई समय से प्रयत्नशील थी और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए उसकी जांच कराने के लिए विधि आयोग की आवश्यकता थी। अच्छा, एक और चीज़, 23rd लॉ कमीशन में लोग ज़्यादा एक्साइटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ही है। कई लोगों को तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो इसी कारण से एक्साइटेड हो रहे हैं कि भैया कुछ न कुछ नया होने जा रहा है, तो उस कारण से उसकी ज़्यादा चर्चा बन गई। और इसके साथ साथ समय के साथ साथ ये हुआ कि मोदी सरकार ने एक और पॉइंट अपने एजेंडे में शामिल कर दिया। वो पॉइंट था कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाए। आपको मालूम है कि देश भर में साल भर में अलग अलग जगह पर विधानसभा के चुनाव चलते रहते हैं। अभी हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। कुछ समय बाद बिहार में चुनाव होंगे, फिर यूपी में चुनाव होंगे और इस तरह से चुनाव का माहौल देश भर में चलता रहता है। अब चुनाव से समस्या ये है कि चुनाव के कारण क्या है, आचार संहिता लगती है और आचार संहिता लगने के कारण कई सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अधर में लटक जाते हैं और एक डेवलपमेंट जिस तरह से सरकार की तरफ से होना चाहिए वो हो नहीं पाता है और इसी में देश उलझा रहता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए एक कानून बनाकर ये व्यवस्था इम्प्लीमेंट करनी थी कि भैया कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो जाए। तो ये दो प्रमुख एजेंडे के कारण लॉ कमीशन चर्चा में बना हुआ है। अब यहाँ पर एक बात मैं बता देता हूँ आपको, क्या होता है कि देश में हम जानते हैं कि संसद कानून बनाती है और कानून वो संविधान के अनुरूप है या नहीं है उसकी जांच करने का कार्य करती है न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय अगर मान लीजिए संसद ने कोई कानून संविधान के अनुरूप नहीं बनाया है तो उसे जीरो डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संसद के कानून संविधान के तो अनुरूप है, लेकिन लेकिन वो आज प्रासंगिक नहीं रह गए, या फिर या यूँ कहें कि वो उस तरह के इफ़ेक्टिव नहीं रह गए और फिर भी वो कानून अस्तित्व में बने हुए हैं, तो आज उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम था 1885 का, ब्रिटिश काल में बना था। अब वो टेलीग्राम उस के समय का अधिनियम था, लेकिन आज मोबाइल इंटरनेट का ज़माना आ गया है तो वो प्रासंगिक नहीं रह गया है। फिर वैसे ही एक कानून था आत्महत्या को अपराध मानने वाला। एक व्यक्ति जो कि मानसिक दुर्बलता से गुजर रहा है, मानसिक समस्या से ग्रस्त है और वो आत्महत्या करने की प्रयास करता है और आत्महत्या से करने के प्रयास में वो बच जाता है और बचने के बाद में आप उसको अपराधी डिक्लेयर कर देते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके जो मेंटल ट्रॉमा को है वो और ज़्यादा बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो इस तरह के कानून को भी अभी हाल ही में बदला गया। तो यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड और आपका एक साथ चुनाव कराने का एजेंडा, इसके लिए तो चर्चा में है। साथ ही साथ कई सारे पुराने कानून जो देश में आज बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए हैं उनको बदलने के लिए भी विधि आयोग की आवश्यकता होती है। अच्छा, विधि आयोग एक एडवाइजरी बॉडी होती है, यानी कि ये केवल आपको परामर्श देती है और परामर्श आप माने न माने ये सरकार का अधिकार होता है।
लेकिन उसके द्वारा, विधि आयोग के द्वारा क्या होता है कि हर एक कानून की समीक्षा प्रॉपर तरीके से हो जाती है। तो ये 2-3 पॉइंट इसलिए चर्चा में है। और फिर एक हाल ही में एक पॉइंट प्रधानमंत्री मोदी जी अभी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ के साथ में एक समारोह में मिले थे। और समारोह में मोदी जी ने एक पॉइंट डिस्कस किया था वहाँ पर कि हमारे देश की जो न्याय प्रक्रिया है वो बहुत कठिन भी है और लंबे लंबे समय तक वो पेंडिंग ठंडे बस्ते में पड़ी रहती है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे देश की न्याय प्रक्रिया आसान, सरल हो, ताकि आम जनता के समझ में आ जाए। दूसरी बात, हर तरह के मामले वो तेज़ी से निपटे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त कर जाता है लेकिन उसको जजमेंट कभी प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए भी विधि आयोग की सिफारिश काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये तो आपके लिए एक बेसिक समझ है कि विधि आयोग क्या करता है और विधि आयोग चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहले हम आते हैं टॉपिक पर, अब टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारत सरकार ने 23rd विधि आयोग को के गठन को मंजूरी दी है। अभी इसके चेयरमैन कौन होंगे ये डिसाइड नहीं हुआ है, इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसके लिए नियुक्ति के लिए एक कमेटी बनेगी और वो इसके चेयरमैन को भी अपॉइंट करेगी। क्लियर। तो ये 23वां विधि आयोग है। इसके पहले 22वां विधि आयोग था, उसके अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी साहब, जिन्होंने बीच में इस्तीफा भी दे दिया था। और 22वें विधि आयोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड मामले की जांच करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो काम अधूरा रह गया था। इसी कारण से 23वें विधि आयोग की आवश्यकता महसूस हो गई थी। और दूसरी बात, 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल था वो 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। तो इसलिए 23वें विधि आयोग की आवश्यकता थी। क्लियर। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 23वें विधि आयोग का गठन कब किया गया है, 1 सितंबर 2024। अच्छा, विधि आयोग का कार्यकाल कितने समय का होता है? इसका कार्यकाल होता है 3 साल का। 3 साल का कार्यकाल होता है और 3 साल में इसको कानूनी मुद्दे से संबंधित सारे कार्य सौंपे जाते हैं कि पुराने कानूनों की जांच करना, वर्तमान के कानून जो अप्रासंगिक हो गए हैं उनकी जांच करना, वर्तमान के कानून को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सके इसकी जांच करना। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि सर भारत सरकार में और एक अटॉर्नी जनरल तो होता ही है ऑलरेडी, जिसका संविधान में प्रावधान भी किया गया है। तो जब अटॉर्नी जनरल नामक बॉडी है तो फिर विधि आयोग की क्या ज़रूरत है? तो देखो यहाँ पर क्या है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किया गया है और वैसे ही राज्यों में होता है एडवोकेट जनरल, है ना। ये लोग भारत सरकार के वर्तमान जो कानूनी मसले होते हैं उसको हैंडल करते हैं। सरकार की तरफ से जो अलग अलग मुकदमे चल रहे होते हैं, जैसे सरकार के खिलाफ कई मुकदमे चलते रहते हैं, तो उनकी पैरवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में या देश के किसी भी न्यायालय में पैरवी करने के लिए होता है अटॉर्नी जनरल। तो उसका मामला अलग है। और विधि आयोग का मामला आप ये समझ सकते हो कि एक तरह से ये संसद की हेल्प करने के लिए कि पुराने कानून जो आपने बना दिए हैं या पुराने कानून जो हमारे देश में लागू है आज, उनमें किस तरह से समय के साथ साथ बदलाव किया जाए और क्या क्या किया जा सकता है उन कानूनों में, उसकी जांच करने के लिए, उसके परामर्श देने के लिए विधि आयोग होता है। क्लियर। तो यहाँ पर आप ये कंफ्यूज मत होना कि अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल है तो फिर विधि आयोग की क्या जरूरत है। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि लॉ कमीशन की स्थापना हुई, गठन हुआ है 1 सितंबर 2024। अब हम देखते हैं कि विधि आयोग के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम देखें तो विधि आयोग की बात करें तो विधि आयोग गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक आयोग है। गैर संवैधानिक का मतलब है ऐसा कोई आयोग जिसका उल्लेख संविधान में नहीं दिया गया है, और गैर वैधानिक का मतलब है कि ऐसा कोई आयोग जिसको संसद के कानून के द्वारा नहीं बनाया गया है। क्लियर। यानी अगर किसी का संविधान में उल्लेख नहीं है तो उसे हम कह सकते हैं गैर संवैधानिक, और संसद ने अगर उसके लिए कानून नहीं बनाया है
तो उसे बोल सकते हैं गैर वैधानिक। तो विधि आयोग के बारे में ये बात है कि एक तो ये गैर संवैधानिक भी है और गैर वैधानिक भी है। क्लियर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप बता सकते हो ऐसा कोई आयोग था पहले या अभी जो गैर संवैधानिक भी है और गैर वैधानिक भी है? यानी विधि आयोग की तो बात कर ली, योजना आयोग आपने पढ़ा होगा, योजना आयोग भी का भी उल्लेख संविधान में नहीं था और संसद ने उसको कानून बना के नहीं बनाया था। वैसे ही नीति आयोग भी गैर संवैधानिक गैर वैधानिक है। ठीक है, इनको जो विधि आयोग को है वो भी ठीक वैसा ही है, गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक। क्लियर। अच्छा, इसे फिर किसके द्वारा इसका किस आदेश के द्वारा इसका गठन किया गया है? तो इसे कानून और न्याय मंत्रालय के नोटिफिकेशन के द्वारा इसे गठित किया गया है। ठीक है, तो क्लियर आपका विधि आयोग के संबंध में, गैर संवैधानिक गैर वैधानिक आयोग, और इसका गठन किसके द्वारा हुआ है? इसका गठन हुआ है विधि और न्याय मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन के द्वारा। क्लियर। यहां पर एक और क्वेश्चन है, लॉ मिनिस्टर कौन है अभी इंडिया का? अर्जुन राम मेघवाल जो बीकानेर से सांसद है, और इसके पहले वो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर थे, और फिर बाद में वो प्रमोटी IAS बने थे, और IAS के रूप में उन्होंने अपनी काफ़ी सेवाएं दी थी, और उसके बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी थी। और नहीं जानते हो तो आप उन काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है, उनका एक साफा लगा के वो रहते हैं संसद में, और साइकिल लेकर संसद में जाते थे। ठीक है, जैसे गडकरी जी हाइड्रोजन कार में जाते हैं, वैसे ही अर्जुन राम मेघवाल जी साइकिल में ट्रेवल करते हैं संसद में, है ना। तो उस कारण से वो काफ़ी फेमस हुए थे। तो यहाँ पर एक और चीज़ याद रखना, वर्तमान में लॉ मिनिस्ट्री किसके पास है? अर्जुन राम मेघवाल। इसके पहले किरण रिजिजू थे, उनके पास थी। क्लियर। तो यहाँ पर ये हमने जान लिया है। अब इसका देखें उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यह सरकार के कानूनों के कार्यकरण की समीक्षा करता है। सरकार के जितने भी कानून है उनकी समीक्षा करना, अप्रचलित अप्रासंगिक कानून को समाप्त करने की सिफारिश देना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम हो गया, दंड प्रक्रिया संहिता, उस जो उनमें से कई सारी धाराएं जो आज प्रासंगिक नहीं है उनको समाप्त करने की सिफारिश करना, ये किसका कार्य है? विधि आयोग का। ठीक है, फिर इसके बाद में सरकार द्वारा संदर्भित मामले, सरकार इन मामलों के अलावा कई अन्य मामले भी दूसरे भी दे सकती है। जैसे अभी वर्तमान में 23वीं विधि आयोग को यूनिफॉर्म सिविल कोड का, एक साथ चुनाव कराने के, ऐसे कई सारे मसले सरकार ने सौंप दिए। तो सरकार द्वारा कानूनी मसलों पर कुछ और मामले भी जो विधि आयोग को दिए जाएंगे, उस पर सिफारिश करने का कार्य किसका है? विधि आयोग का। अच्छा, विधि आयोग इन सब कानूनों की जांच करता है और वर्तमान के कानून को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जाए, इसके लिए क्या करता है? वो अलग अलग हितधारकों को बुलाता है। उसमें सिविल सोसाइटी हो गई, जो नागरिक समाज है, जो PIL का काम करते हैं, वकील हो गए, पेशेवर हो गए, उन सबको बुला के डिस्कस करता है, फिर उनके पॉइंट जानता है, फिर इस तरह से प्रॉपर तरीके की डिस्कशन की प्रक्रिया चलती है, और फिर ये अपनी सिफारिश तैयार करता है ना। ऐसा नहीं होता कि भैया कि विधि आयोग के सब लोग मिल गए और AC कमरे में बैठकर कानून बना दिया। क्लियर। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में बात करें तो अभी हाल ही में जो 23वें विधि आयोग का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा उसके बारे में भी उसमें बात की गई है। उसके अनुसार इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, 1+4। ठीक है, एक तो अध्यक्ष होगा और 4 सदस्य सचिव सहित पूर्णकालिक सदस्य होंगे। क्लियर। और 5 से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे, यानी मैक्सिमम 5 अंशकालिक सदस्य होते हैं, है ना। जनरली इसमें यह होता है कि चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वर्तमान जजों को या फिर रिटायर्ड जजों को अपॉइंट कर दिया जाता है, और कानून के विशेषज्ञ लोगों को इसका सदस्य बनाया जाता है, और लॉ मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं उनको इसका पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा मिलता है। क्लियर। तो ये हमने सदस्यों के बारे में जान लिया कि एक पूर्णकालिक सदस्य होगा और एक अध्यक्ष होंगे और 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, और 5 से ज़्यादा अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे, यानी मैक्सिमम 5 तक ये अंशकालिक सदस्य बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसका कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लॉ कमीशन का कार्यकाल होता है 3 साल का। तो 1 सितंबर 2024 से इसका कार्यकाल चालू हुआ है, तो 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा। क्लियर।
यहाँ तक आपकी समझ डेवलप हो गई होगी। अब हम देखते हैं 23वें विधि आयोग को क्या क्या कार्य दिए गए। तो सबसे पहले तो हम देख चुके हैं कानूनों की समीक्षा करना, ऐसे कानूनों की जांच करना जो अब प्रासंगिक नहीं है, आवश्यक नहीं है, उन्हें निरस्त करने की सुझाव देना, वर्तमान कानूनों को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सके उसके बारे में सिफारिश करना। फिर इसके अलावा ऐसे कानूनों की पहचान करना जो समय की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। यह भी पुराने कानून की जांच में आ जाता है कि आज की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अनुसार जो कानून है वो इफेक्टिव रह गए हैं या नहीं रह गए, उसकी भी जांच करने की बात की गई है इसमें। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रकाश में मौजूदा कानूनों की जांच करना। आपको मालूम होगा कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। हमारे देश में कोई भी कानून बनता है या कोई भी नीति बनती है तो उसके बैकग्राउंड में नीति निर्देशक तत्व जुड़े हुए रहते हैं, है ना। यानी हमारे यहाँ सारे कानून और नीति वो संचालित होते हैं संविधान के अनुरूप, लेकिन संविधान में भी अगर आप देखें तो उसका जो बेस होता है वो होता है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व के प्रकाशन में कौन कौन से कानून है उनकी समीक्षा करना और उन कानून को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके, है ना। और इसी के लिए तो आपका इसी में से आ जाता है क्या, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये भी इसके कार्य में। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य दिए गए हैं कि गरीबों को प्रभावित करने वाले कानूनों की जांच करना, दूसरा सामाजिक आर्थिक कानूनों के लिए लेखा परीक्षा करना, और तीसरा महत्वपूर्ण है न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 23वें विधि आयोग को यह भी कार्य दिया गया है कि किस तरह से न्यायिक प्रक्रिया सरल और आसान बने, उस पर कार्य करना, है ना। तो ये और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो ठीक है आपको प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर मुझे लगती है 23rd लॉ कमीशन में, तो वो रहेगा, इसका इंतजार रहेगा कि वो न्यायिक प्रशासन के लिए क्या क्या सिफारिश करता है और उसको किस तरह से सरकारें लागू करती है, क्योंकि ये आम व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। क्लियर। फिर आते हैं लॉ कमीशन के इतिहास की। तो भारत में अगर हम देखें तो सबसे पहला अगर हम लॉ कमीशन का इतिहास देखें तो भारत में लॉ कमीशन का पहला गठन किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में पहला लॉ कमीशन बना था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका ये कवर होता है कि भारत में पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। एक था, स्वतंत्र भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की बात अगर आए तो आपको क्या करना है, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो शासन था उसके समय लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन थे उसको आपको नोटिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे, लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में जो पहला लॉ कमीशन बना था वो किस चार्टर एक्ट के द्वारा बना था, वो बना था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बन गए, पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष और किस चार्टर एक्ट के तहत बने, ठीक है। दूसरा है जब स्वतंत्रता के बाद, अच्छा, ब्रिटिश काल में 4 लॉ कमीशन का गठन किया गया था, है ना। जैसे आप देखते हो ना, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारे जो कानून लाए गए थे वो इन 4 लॉ कमीशन की सिफारिशों पर ही आधारित थे। उसमें से एक तो 1834 का था, 1853 के थे, एक 1861 में था, एक 1879 में। इस तरह से 4 लॉ कमीशन ब्रिटिश काल में आए थे। और फिर बात करें स्वतंत्र भारत में, तो स्वतंत्र भारत में पहला लॉ कमीशन का गठन कब किया गया था, 1955। ये डेट भी याद रखना है, 1834 और 1955, है ना। तो भारत में, स्वतंत्र भारत में पहला लॉ कमीशन कब बना था, 1955 में। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, अटॉर्नी जनरल उस समय के तात्कालिक MC सीतलवाड़ साहब। तो ये याद रखना कि स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग 1955 में MC सीतलवाड़ की अध्यक्षता में बना था, ठीक है। तो यहाँ मैं आशा करता हूँ कि अब सारे टॉपिक आपके और सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है और कुछ ऐसे डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, मैं आपके लिए उसी पर एक लेक्चर अवेलेबल आपको करा दूंगा ऑनलाइन, ठीक है।
और बाकी जो ऑफलाइन में आप आ रहे हैं तो आपको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। थैंक यू। For more details and knowledge, contact us and download our app from Play Store. Thank you.